हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे थे। तो चलिए शुरू करेंगे, जिसमें आज जो हम शुरू करेंगे यहाँ पर सीमावर्ती देश चैप्टर से। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर भारत के जो भी सीमावर्ती देश हैं। यहाँ पर भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं, भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और ये श्रीलंका। ये सभी जो हैं तो ये भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। और देश की सीमाएं जो प्राकृतिक एवं ये मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। ये भारत की स्थलीय सीमा जो है, मतलब ये एक एक फैक्ट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है तो वो उत्तर में किससे, चीन एवं नेपाल से, और उत्तर पश्चिम में ये अफगानिस्तान से, और पश्चिम में ये पाकिस्तान से, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से, तथा जो ये उत्तर पूर्व में है किससे, भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो ये सीमाएं हैं तो ये कृत्रिम अथवा ये कैसी मानव निर्मित है, मतलब ये सीमाएं जो है प्राकृतिक नहीं है। जबकि अन्य देशों जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ जो है तो ये सीमाएं जो अपनी भारत साझा करता है तो ये इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं। और यहाँ पर भारत की जो भूसीमा है, यहाँ पर भारत की जो ये भूसीमा है तो ये कितनी है, भारत की भूसीमा तो ये कितनी, 15,106.7 किलोमीटर। और ये द्वीप, मतलब ये जो द्वीप क्षेत्रों सहित इसकी तटरेखा है तो ये कितनी है, जो यहाँ पर ये इसकी ये द्वीप क्षेत्रों सहित जो इसकी तट रेखा है तो ये 7,000 कितनी है, 516.6 किलोमीटर। ये इसकी जो है लंबाइयाँ किलोमीटर में दी हुई, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और पड़ोसी देशों के साथ जो भूसीमाओं की लंबाई है उनको भी सबको हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश की लंबाई, यहाँ पर जो भी लंबाइयाँ हैं तो सभी ये किलोमीटर में ही दी हुई हैं, यहाँ पर ये मीटर में नहीं दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है। बांग्लादेश जो है तो बांग्लादेश की सीमा जो भारत के साथ साझा करता है उसकी लंबाई जो है तो ये है 4,096.7 किलोमीटर। और ये भारत के जो भी ये राज्य है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, या बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ लगती है। तो ये राज्य हैं कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके साथ जो है बांग्लादेश की सीमा लगती है। दूसरे यहाँ पर है जो चीन, तो इसके साथ जो सीमा की लंबाई है तो वो कितनी है, ये है 3,488 किलोमीटर। और ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भारत की ये राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं तो ये चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा की लंबाई है तो वो है कितनी, 3,323 किलोमीटर। इसके साथ जो ये लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो है राज्य इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये भारतीय राज्य। और नेपाल जो है तो नेपाल की लंबाई, नेपाल की जो सीमा की लंबाई है तो वो है कितनी, 1,751 किलोमीटर। और ये भारतीय राज्य जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो हैं तो ये अपनी सीमा साझा करते हैं किसके, नेपाल के साथ। आगे बात करेंगे यहाँ पर म्यांमार, देखेंगे म्यांमार को। म्यांमार की ये जो सीमा की लंबाई है तो ये कितनी है, 1,643 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो ये भारतीय राज्य हैं ये अपनी म्यांमार के साथ ये सीमा साझा करती हैं। और भूटान जो है तो इसकी सीमा की लंबाई जो है मात्र कितनी, 699 किलोमीटर है। और ये जो है ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं तो ये अपनी सीमा किसके, ये भारतीय राज्य हैं, ये सीमा अपनी साझा करते हैं किसके साथ, भूटान के साथ। और यहाँ पर सबसे छोटी जो इस ये सीमा है तो किसकी है, अफगानिस्तान के साथ भारत की। ये सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर मात्र है। और ये मात्र एक जो है ये लद्दाख के साथ इसकी सीमा लगती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है तो ये किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है तो ये किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ, तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो याद रखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी और सबसे छोटी किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है ये किसके साथ लगती है, भारत बांग्लादेश
के साथ जो है सबसे मतलब लंबी सीमा है तो वो पश्चिम बंगाल राज्य की, और जबकि भारत म्यांमार के साथ क्या है, ये सबसे लंबी सीमा किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। इन मतलब राज्यों को भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे बात कहाँ पर करेंगे, जो एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले मतलब भारतीय राज्य या जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उनको भी देख लेंगे। ये जो लद्दाख है तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों और मतलब देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तराखंड जो ये भारत का राज्य है तो ये चीन और नेपाल इन दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का राज्य, तो ये किसके साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा मतलब इसकी सीमा लगती है। और सिक्किम जो ये भी भारतीय राज्य मतलब है, तो सिक्किम की सीमा जो है किसके साथ, तो ये नेपाल, चीन और भूटान के साथ लगती है। असम की सीमा ये बांग्लादेश और भूटान दो देशों के साथ में लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार तथा भूटान के साथ में लगती है। और मिजोरम की सीमा जो है किसके साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। यहाँ पर जो है मतलब मैप में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैप को अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो फिर यहाँ पर मतलब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैप की वीडियो जो है अलग से बनाई जाएगी, इसलिए देखेंगे। यहाँ पर आगे बात करेंगे, ये उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर और भारत की जो ये प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। ये जो है उत्तर में हिमालय और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में जो है ये अरब सागर, ये भारत की क्या है, प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है ये मतलब कैसी है, तो ये एक अध्यारोपित सीमा है का ये एक उदाहरण है। जो ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है तो ये एक अध्यारोपित सीमा है, जिसमें यहाँ पर अध्यारोपित सीमा मतलब एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है, जिसको मतलब किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है, उसे अध्यारोपित मतलब सीमा कहा जाता है। ये वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ये ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। और इस रेखा को जो है किसने, ये जो रेखा है तो इसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण जो किया था तो वो सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इनके द्वारा किया गया था। इसलिए जो ये भारत पाकिस्तान के बीच में मतलब सीमा है इसको क्या है, ये रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है। और चीन और भारत के बीच में जो सीमा है उसको क्या, मैकमोहन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये मैकमोहन रेखा के द्वारा मतलब अलग पृथक होता है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो ये 1914 में किसने, सर हेनरी मैकमोहन थे, उनके द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है मैकमोहन रेखा रखा गया। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो है मतलब सीमा रेखा है तो वो कौन सी है, डूरंड रेखा के द्वारा ये पृथक होता है। और इस रेखा का निर्धारण कब, तो ये 1893 में ब्रिटिश कर्नल थे कौन, मोर्टिमर डूरंड, इनके द्वारा ये अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। आगे यहाँ पर बात करेंगे, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। किसके द्वारा, ये पाक जलडमरू मध्य मतलब बहुत पूछा जाता है और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी बना रहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ये भारत और मतलब श्रीलंका इस पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। तो तमिलनाडु से मतलब ये तमिलनाडु से पृथक करता है। और यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। मतलब ये जो पाक स्टेट या मतलब जो भी ये जल संधियाँ होती हैं, ये इनका काम ही क्या होता है कि ये मतलब ये जो जल संधियों को मतलब जोड़ती हैं, और जो देश होते हैं कि उनको क्या करती हैं, उनको मतलब एक दूसरे से अलग करती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करती है, जो पाक जलडमरू मध्य है तो ये जोड़ती है, और किसको, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसकी चौड़ाई जो है कितनी है, तो ये 64 से लेकर के कितनी 137 किलोमीटर तक है इसकी चौड़ाई। और इसका नामकरण जो तो ये रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, पाक जलडमरू मध्य का। आगे बात करेंगे यहाँ पर, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं तो ये कौन सी हैं, अराकान, योमा, नागा पटकाई, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावती नदी द्वारा किससे, म्यांमार से अलग करती हैं। और त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से किससे, बांग्लादेश से घिरा है, जो कि ये भारत का भारतीय राज्य है त्रिपुरा। तो ये तीन तरफ से जो है किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके जो ये मतलब तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा किससे, पश्चिम बंगाल के साथ जो है, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2216.7 किलोमीटर। और असम के साथ जो है तो ये है कितनी, 263 किलोमीटर। और मेघालय के साथ जो है
बात हो रही है किसकी, ये बांग्लादेश की। मेघालय के साथ जो है तो ये कितनी है, 443 किलोमीटर। और जो त्रिपुरा के साथ सीमा है तो ये है 856 किलोमीटर। और मिजोरम के साथ जो है कितनी है, तो ये 318 किलोमीटर जो मतलब ये सीमाएं हैं भारत और बांग्लादेश की। ये जो मतलब भारतीय राज्य हैं और बांग्लादेश के बीच में जो ये सीमा साझा होती हैं। और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितनी है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में 520 किलोमीटर। और नागालैंड तो ये कितनी, 215 किलोमीटर है। और मणिपुर 300, मणिपुर में कितनी, ये 398 किलोमीटर। और मिजोरम में कितनी, ये 510 किलोमीटर है। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं ये किसके साथ, ये म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। ये जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं, ये इनकी सीमाएं किसके, म्यांमार के साथ जो है स्पर्श करती हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी जो है, असम की लगती है। ये कितनी, 267 किलोमीटर राज्य को जो है स्पर्श करती है। और इसके पश्चात जो है क्रमशः क्या, अरुणाचल प्रदेश के साथ कितनी, 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के साथ 183 किलोमीटर। और सिक्किम के साथ जो है मात्र जो है ये 32 किलोमीटर की सीमा जो ये मतलब साझा करती है, सीमाएं स्पर्श करती हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर, भारत और चीन के मध्य जो है कितनी, 3488 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। जो कि लद्दाख के साथ कितनी, 1597 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश के साथ मात्र कितनी, ये 200 किलोमीटर। और उत्तराखंड के साथ जो है कितनी, 345 किलोमीटर। और सिक्किम के साथ में जो ये कितनी, 220 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के साथ में 1126 किलोमीटर में ये विस्तृत है जो। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, असम जो है तो ये भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल जो है तथा भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम जो है तो ये बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर हम मतलब देख सकते हैं म्यांमार जो है तो ये किसके साथ, म्यांमार की सीमाएं जो है यहाँ पर ये सभी मतलब साझा हो रही है म्यांमार की। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से सीमा यहाँ पर नहीं मिलती है, तो किसकी, मणिपुर की। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बाकी जो ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी की सीमाएं किसके साथ, ये बांग्लादेश के साथ लगती हैं। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है असम, मेघालय, मिजोरम, जो कि नागालैंड है, तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। बांग्लादेश के साथ जो है सीमा मतलब बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं तो वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। याद रखेंगे इनको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो भूटान के साथ सीमा मिलती नहीं है किसकी, तो मेघालय की। बाकी सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है किसके साथ, तो ये भूटान राष्ट्र के साथ सीमा अपनी साझा करती हैं। देखेंगे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो भूटान के साथ जो है ये भारतीय राज्य बिहार नहीं सीमा साझा करता है। बाकी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है तो ये सभी किसके साथ, भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि यहाँ पर 1, 2, 3 करके मतलब यहाँ पर दिया गया है मैप में, इसमें बात हो रही है विवादग्रस्त मुद्दे जो हैं तो ये कौन, सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और ये नदी जल का बंटवारा जो यहाँ पर है। तो इन मुद्दों को यहाँ पर ABC करके मतलब यहाँ पर दिया गया है, ABC करके यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सम्मिश्र संवाद हुआ था, इसके तहत ये वार्ता मतलब हुई थी। इसमें कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल समझौता है, इसके बंटवारे को लेकर के, और अंतर्गत तुलबुल एवं जो भूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन था। ए जो है ये सर क्रीक क्षेत्र को दर्शाता है, बी क्या है ये नियंत्रण रेखा क्षेत्र को दर्शाता है, तथा सी जो है सिंधु नदी क्षेत्र को मतलब ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर मैप में। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? बात हो रही है किसकी अधिकतम सीमा की, तो ये है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर, नागालैंड की कितनी 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर, और मिजोरम की जो है 510 किलोमीटर। ये मतलब ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसके साथ, ये जो अपनी सीमाएं मतलब म्यांमार के साथ स्पर्श करते हैं, ये भारतीय राज्य। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये किसकी नहीं है, असम की नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाता है यहाँ पर पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये किसके साथ जो है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और भारत के राज्य हैं। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के जो मतलब नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं भारतीय राज्य हैं, तो वो है कौन, सिक्किम और बिहार। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार जो है ये मतलब सीमा बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो अन्य भारतीय राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये किसके साथ है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान के साथ। कितनी, मात्र 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है तो इसकी लंबाई कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो इसके बीच जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमाएं जो है वो रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित किया गया था इसको। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा जो है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन ये किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ मतलब सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के साथ जो है तो ये डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण तो ये 1893 में किस जो ब्रिटिश ये कर्नल थे मोर्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता हुआ था, इसके माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये है किस प्रकार की, एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। कैसी है ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज का एक उदाहरण है, जिसको कभी ये वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा इसको मतलब ये अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन से दो देशों को मैक-मोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैक-मोहन रेखा किसको अलग करती है, भारत और चीन को। देखेंगे नेक्स्ट। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये कहलाती है क्या, मैक-मोहन रेखा। इसको कहते हैं मैक-मोहन रेखा। ये 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन के द्वारा इसको मतलब निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो ये करती है कौन, मैक-मोहन रेखा करती है। कौन सी, मैक-मोहन रेखा। नेक्स्ट है, मैक-मोहन सीमा रेखा। ये मैक-मोहन रेखा जो है तो ये सीमा रेखा बनाती है किसके बीच, तो ये भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक स्ट्रेट या पाक जल नमरू मध्य के द्वारा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः जिसमें नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं?
तो इन तीनों देशों के साथ मिलती है किसकी, सिक्किम की सीमाएं। ये भारतीय राज्य है और इसकी सीमा जो है किसके साथ, नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तीन तरफ किसकी हैं, त्रिपुरा की। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। त्रिपुरा राज्य पूर्णतः उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा और इसकी तीन तरफ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। बात हो रही है किसकी, आरोही क्रम की। तो सबसे पहले आ जाएगा नेपाल, फिर उसके साथ पाकिस्तान और फिर चीन, फिर आ जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ क्या है, जो सबसे लंबी सीमा है। यहाँ पर यदि अफगानिस्तान मतलब दिया होता पहले सबसे, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता। तो यहाँ पर हम अभी कई बार मतलब देख चुके हैं सबसे लंबी सीमा और वही क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन तथा फिर बांग्लादेश। और यहाँ पर जो ये कुल मतलब लंबाई है तो ये कितनी है, ये है 15,106.7 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर इसका जो भारत का भौतिक विभाजन है, इसके भौतिक विभाजन को इसमें सबसे पहले जो भी भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है। ये पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा जो है प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी क्या, ये पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया था। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ये भारतीय स्थल पिंड जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है मतलब ये सभी फैक्ट में ही चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर सभी फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्थल पिंड जो है तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में क्या है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर ये कभी कभी जो है क्या, यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका भी दे देता है ऑप्शन में, जब देता है मतलब स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका नहीं इसमें शामिल है, बल्कि जो ये गोंडवाना भूभाग का विशाल मतलब क्षेत्र है तो इसमें शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में जो संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया था और इस विभाजन के फलस्वरूप क्या है, भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद ये उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुई है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि मतलब जो यहाँ पर क्या है, ये जो भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद किस ओर विस्थापित हुई है, तो ये उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी है। और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, जिसमें भारतीय तथा ये यूरेशियन प्लेट के बीच क्या है, ये टेथिस सागर की अवसादी चट्टानों द्वारा, ये टेथिस सागर जो है इसकी अवसादी चट्टान द्वारा बलित होकर ये हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हुए। और हिमालय की जो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है तो ये एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय की जो पूरी मतलब पर्वत श्रृंखला है तो ये एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। और हिमालय के तराई क्षेत्र में जो ये पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं तो ये हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे टेथिस सागर के हिमालय के रूप में उभरे, जो मतलब ये टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा जो भी ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण क्या है कि ये बृहत द्रोणी मतलब कि बेसिन का निर्माण होता है। जब क्या होता है मतलब कोई भी प्रायद्वीपीय पठार है तो उसके उत्तरी किनारे नीचे धंस जाते हैं। मतलब हिमालय के रूप में क्या होता है, जो टेथिस सागर ये हिमालय के रूप में जो ऊपर उठता है तथा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके उत्तरी किनारे क्या होते हैं, जब नीचे धंसते हैं तो इस तब क्या होता है कि ये बृहद द्रोणी मतलब ये बेसिन का निर्माण होता है। और समय के साथ साथ यह बेसिन जो है उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के ये अवसादी निक्षेपों द्वारा क्या है धीरे धीरे भर गया है। और इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पर ये जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। आगे बात करेंगे यहाँ पर ये भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार
भूगर्भीय रूप में ये प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली ये कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। और मेघालय पठार क्या है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का मतलब आउटलाइनर जो है, तो ये आउटलाइनर है क्या मेघालय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का मतलब आउटलाइनर है। और यह एक समतल भूमि है, यह एक समतल भूमि है जो कि भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा ये पृथक हो गया है। और भारत के पश्चिमी तट का निर्माण जो भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के द्वारा हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को जो है कितने 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत की जो मतलब भूमि है, तो ये बहुत ज़्यादा भौतिक यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर मतलब देखने को मिलता है। इसी कारण जो है भारत को कितने 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। देख लेंगे वो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें पहला है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे हैं विशाल मैदान, तीसरे हैं प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथे हैं तट एवं द्वीप। और इसके अतिरिक्त भारत को शैल क्रम मतलब ये जो शैल स्तर क्रम है, तो ये उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक मतलब ये भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ पर ये जो है 6 हैं, जिसमें पहला है उत्तर तथा ये उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथे हैं प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान और छठे हैं जो ये द्वीप समूह हैं। छठे मतलब ये द्वीप समूह हैं। देखेंगे आगे यहाँ पर बात करेंगे धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का निर्माण है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा किससे भ्रंशन से हुआ है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है इनके रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं जो है अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण ये जो धारवाड़ जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, तो इनका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है, तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें क्या है, इसमें जो ये चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों के जो है काफी समय बाद क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और भारत का अधिकांश कोयला जो है कहाँ से, गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारत में जो भी मतलब अधिकांश कोयला क्षेत्र है, तो ये कहाँ पर, गोंडवाना क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का कोयला जो है तो उच्च श्रेणी का होता है या सर्वाधिक बिटुमेन्स कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा जो है न्यून होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ में हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं जो कि भूकाल में भारतीय स्थल पिंड जो है सरका है। तो ये किस तरफ सरका है, ये सरका है उत्तर की ओर। किस ओर, ये उत्तर की ओर सरका है। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ है, जिसमें भारतीय स्थलपिंड जो है ये किस ओर, उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं क्या, गोंडवाना लैंड कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत जो है तो ये कितने 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरे हैं प्रायद्वीपीय पठार और चौथे जो है वह है तट एवं द्वीप। और जो है 6 उपभौतिक आकृति प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बात हो रही भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में। तो पहला स्टेटमेंट है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है तो ये दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। करेक्ट है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है।
कश्मीर घाटी की रचना जो है संभिनति में हुई है, करेक्ट है। देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है गंगा मैदान की रचना जो है अग्रगर्त में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। चौथा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ये आउटलाइनर है और यह समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। और कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की ये सभिन्नति में हुई है। नेक्स्ट है ये स्वेस के अनुसार जो है, तो यहाँ पर गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष क्या हुआ, एक ये मतलब ये फोर डीप पैदा हो गया, मतलब अग्रगर्त पैदा हो गया। और ये अग्रगर्त एक विशाल भूषण नदी की भांति था और हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर ये लाए जा रहे जो अवसादों से यह कैसा अग्रगर्त धीरे धीरे जो है भरता चला गया और बाद में इसी में ये विशाल मैदानों का निर्माण हो गया। मतलब नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लाया जाता था उनसे ये जो धीरे धीरे मतलब भरता चला गया और यहीं पर ये विशाल, इसी तरह ये विशाल मैदान बन गए। और हिमालय की उत्पत्ति जो है तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है, ना कि यहाँ पर चीनी प्लेट का ये विवरण टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखती हैं चारों स्टेटमेंट। पहला है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का जो है सबसे प्राचीन भाग है, करेक्ट है। दूसरा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन मतलब नवीन ये वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है यहाँ पर भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है बल्कि भूमि के उत्थान और ये निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। और भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का जो है सबसे ये प्राचीन भाग है। देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनका सही मिलान करना है। तो देखेंगे इनका सही मिलान कुछ इस प्रकार होगा। ये दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है तो ये क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी और पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति जो है तो ये सीनोजोइक ये उत्तर नूतन काल में हुई थी। और अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो थी तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप तो ये अत्यंत नूतन काल में जो है हुई थी इसकी उत्पत्ति। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है तो ये अत्यंत नूतन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो ये भारत की एक मतलब न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का जो कुट्टानाड है तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। किसको, कुट्टानाड को। कुट्टानाड जो है सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली इसको घोषित किया गया है। खाद्य एवं ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके द्वारा क्या किया गया है, इसको क्या है, ये वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। मरुस्थल जो है कौन सा, सिंधु क्षेत्र जो है ये मरुस्थल है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग जो है तो थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, राजस्थान तथा पाकिस्तान में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन सा जिला जो है तो ये धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये कौन सा, रोहतास जिला है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन।
बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले जो है ये दक्षिण बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें है मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है और बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम है पूछी जा रही है, तो वो कौन सी है? वो है गोंडवाना। गोंडवाना जो है ये नवीनतम है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें लोहा ये मतलब सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण तो ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और भारत का अधिकांश कोयला ही गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटामिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है, ये सल्फर की मात्रा जो है ये न्यून होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ीय तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया था। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड के द्वारा लाया गया था इसको। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को जो है यहाँ पर किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो गंगा के मैदान को यहाँ पर जो है वर्णित किया गया है, तो ये किया गया है किसके द्वारा? जियोसिंक्लाइन के रूप में। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। गंगा के मैदान को यहाँ पर जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के जो है तीसरे चरण में हुआ था। अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, इसको, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत ये हिमालय भूगर्भीय रूप से इवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से क्या नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर जो विस्तृत हिमालय है तो ये भूगर्भीय रूप से इवा और बनावट की दृष्टिकोण से क्या ये नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं तो पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में जो है तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग जो है कितनी 2500 किलोमीटर की लंबाई और औसत चौड़ाई की बात की जाए तो ये 240 किलोमीटर में फैलकर एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। मतलब एक जो है ऐसे अर्धवृत्त के टाइप का यहाँ पर है। और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में कितनी? इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी? 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में कितनी? ये 150 किलोमीटर है। और भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता जो है पाई जाती है। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग की ऊंचाई में क्या है? ये अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय का निर्माण की आयु के आधार पर, हिमालय को जो है ये निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो वो चारों देख लेंगे यहाँ पर।
पहला है ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, दूसरा है बृहत हिमालय जिसको कि महान हिमालय भी कहते हैं, तीसरा है लघु हिमालय जो कि मध्य हिमालय कहलाता है, और चौथा जो है तो ये बाह्य या उप हिमालय जो कि इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। और हिमालय का मतलब उपर्युक्त जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। जो ये विभाजन है तो ये कैसा है, मतलब उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। यहाँ पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो है किसे क्रेस्टेशियस या टर्सरी काल तक हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। और हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान जो है तो ये टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ था, जिसमें बृहत हिमालय या महान हिमालय और हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है जिसका निर्माण जो है ये ओलिगोसीन युग में लगभग कितना, ये 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण ये मध्य मायोसीन युग में कब, ये 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तथा शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण ये कब, ये प्लायोसीन युग में जो है कब, ये 5 से मतलब 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व में जो है ये हुआ था। आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय के जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है इसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग जो है कि ये जो है इसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं इसमें। आगे यहाँ पर मतलब बात करेंगे जो कि महान हिमालय, ये महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। महान हिमालय स्थित ये जो एवरेस्ट है तो ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये एवरेस्ट जो है तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। बाकी कंचनजंगा जो है तो ये कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो है तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति है तो ये उत्तर मध्य नेपाल में है। और धौलागिरी चोटी जो है ये कहाँ पर, नेपाल के मध्य में स्थित है। आगे यहाँ बात करेंगे महान हिमालय की वलय की प्रकृति जो है तो ये कैसी, एसिमेट्रिक है। और हिमालय की इस भाग को क्रोड, मतलब इस भाग का क्रोड जो है तो ये किसका, ग्रेनाइट का बना है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये जो है तो ये मतलब हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब बर्फ़ होती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह भी होता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ये सतत वाहिनी होती हैं। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है सतत वाहिनी होती हैं। तो ये हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियाँ होती हैं तो वो सभी ऐसी सतत वाहिनी होती हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः जो है तो अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। और इनकी ऊंचाई जो है कितनी, ये 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में होती है। तथा चौड़ाई जो है तो ये 60 से लेकर 80 किमी के मध्य में होती है। आगे बात करेंगे यहाँ पर मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। धौलाधरी और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की ये कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। यहाँ पर हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है ये शिवालिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है इसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इनकी चौड़ाई कितनी, 10 से लेकर के कितनी, ये 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है तो ये 900 से लेकर कितनी 1100 मीटर के बीच में हुए। और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की ये श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित जो लंबोद घाटी है इसको दून के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मतलब प्रसिद्ध ये दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से लेकर के पूर्व में तीस्ता के बीच में फैले समतल मैदान जो है इसको क्या, भाबर कहा जाता है। इसको भाबर कहा जाता है जो सामान्यतः 8 से लेकर के 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा क्या है अचानक ढाल भंग होने के कारण क्या है ये शिवालिक अग्र क्षेत्र में जो की गई कंकड़ और बजरी की जो ये कंकड़ और बजरी की जो है जमाव होते हैं इनसे निर्मित मेखला होती है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता जो होती है ये इतनी अधिक होती है कि समूची नदी भी इसमें जो है लुप्त हो जाती है। और धरातल पर क्या केवल क्या होता है, सूखी घाटी ही दिखाई देती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम होती है और पश्चिम में अधिक दिख पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में कितनी 15 से लेकर के 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे क्या है ये तराई कहा जाता है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है।
पामीर की गांठ तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है और काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। जो ये कैलाश पर्वत है तो ये कहाँ पर, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित आधार मतलब ये क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है और इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः जो है यहाँ पर जो ये बहुत पूछा जाता है, तो ये सतलज और सिंधु के बीच हिमालय जो है इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच में जो है हिमालय, इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली तथा तीस्ता के बीच में जो है तो इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता एवं दिहांग के बीच में जो स्थित है तो इसको क्या, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है और दिहांग महाखंड या गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ जो है फैला हुआ है। इन्हें क्या है, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है तो ये पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ये पहाड़ियाँ जो हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर जो है क्या, ये समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ क्या हैं, ये अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली होती हैं और पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ जो हैं ये यहाँ पर शामिल हैं। आगे बात करेंगे भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। भारत के लिए जो है तो हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भी भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर क्या है, ये उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है और साथ ही हिमालय पर्वत से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा क्या है, जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अटल टनल की बात करें तो यहाँ पर अटल टनल जो है तो ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है और इसका निर्माण ये सीमा संगठन सड़क के द्वारा किया जाता है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और ये 3 अक्टूबर 2020 को ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का जो है उद्घाटन किया था। इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, तो ये अटल टनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब हम यहाँ पर जो है देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, ये चीज़ जो है यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। करेक्ट है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है सतत वाहिनी हैं। कारण आर कह रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बातें दोनों तो सही है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। किंतु यहाँ पर कथन अपनी अलग बात कह रहा है, कारण अपनी अलग बात कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। यहाँ पर इसका जो है मतलब प्रमुख कारण क्या है कि नदियों के उद्गम स्रोत कहाँ है, हिमानियों में है। जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ इसी कारण सतत वाहिनी हैं, क्योंकि इनके जो है उद्गम स्रोत हैं तो कहाँ से, हिमानियों में स्थित है और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ जो है कैसी, सतत वाहिनी है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण बता रहा है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत कहाँ से, हिमानियों में स्थित है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, ए और आर दोनों से ही आर्य की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ कैसी हैं, सतत वाहिनी, और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत कहाँ से है, हिमानियों में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो वो है कौन सी, बृहत हिमालय श्रेणी। कौन है, बृहत हिमालय श्रेणी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, जो कि ओलिगोचेन युग में 25 से लेकर के 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी ये मध्य मायोसीन में कितनी 14 मिलियन वर्ष पूर्व है, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है, जो कि ये प्लायोसीन युग में कितनी 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहत एवं लघु जो है शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान जो है, तो ये टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। क्या होता है यदि ये हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती। तो देख लेंगे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। बिल्कुल होता है, यदि हिमालय नहीं होता मतलब तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती, साइबेरिया से जो भी मतलब शीत लहरें आती तो वो सीधे चली आती। दूसरा है यहाँ पर, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत एवं जलोढ़ मृदा से वंचित होता, तथा मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता, और साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जो है क्या जलोढ़ मैदान का निर्माण करती। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैला समतल मैदान है, इसको क्या भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको भाबर कहा जाता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। उप हिमालय क्षेत्र में गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम एवं सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या है, भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के जो है किसमें गिरिपथ क्षेत्र में की गई जो कंकड़ और बजरी के जमावों से जो है एक निर्मित मेखला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमालय का पर्वत पदीय जो ये प्रदेश है, तो ये क्या कहलाता है, शिवालिक इसको कहा जाता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है, ये शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालयी दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली जो संरचनात्मक घाटियां स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियां जो है हिस्सा है किसका, हिमालय का। किसका है, हिमालय का। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो ये शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण हुआ था कहाँ, सेनोजोइक युग में। ये सेनोजोइक युग में हुआ था। आज से कब से, आज से लगभग 5 to 1.7 मिलियन वर्ष पूर्वीय प्लायोसीन, अर्थात कि जो ये प्लायोसीन भी लिखा मिल सकता है कहीं पर आपको सेनोजोइक युग भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई की बात हो रही है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है कितनी है, तो शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई ये 900 से लेकर के कितनी 1100 मीटर के मध्य में है। हालांकि यहाँ पर जो है क्या इसकी ऊंचाई में कुछ प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है। तो कुमाऊं हिमालय जो है तो ये सतलज और काली नदी के मध्य बीच में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेन इसकी। कुमाऊं हिमालय ये सतलज और काली नदियों के बीच में, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में स्थित हिमालय है उसको नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच में स्थित हिमालय जो है इसको क्या असम हिमालय कहा जाता है। तो ये मतलब नदियों के बीच में जो हिमालय स्थित है, इनको नदियों को और इनके बीच में जो भी हिमालय स्थित है जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ये उदाहरण है किसका, गिरिपथ की स्थिति का। किसका है, गिरिपथ की स्थिति का है।
देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भाबर मैदान शिवालिक की गिरिपथ क्षेत्र की, ये पश्चिम में सिंधु से जो है पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई, इस चौड़ाई में क्या है, इस मैदान का निर्माण ये कंकड़ एवं बजरी के जमाव से हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे। हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी जो तीव्र ढाल प्रवणता है, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हम अभी मतलब यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ऑप्शन में दी हुई हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक जम्मू और कश्मीर का मानचित्र दिया है, वहाँ पर पूछा जा रहा है, जो यहाँ पर ये 1 2 3 4 अंकित किया गया है। तो ये अंकित क्रमशः कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, यहाँ पर बताना है ये जो है कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं कौन सी, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय जो स्थित है कहाँ पर, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है लघु हिमालय। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो ये इनका मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, ये इनका मतलब विभाजन जो है इस प्रकार है, उत्तर से दक्षिण की ओर पहले है ट्रांस हिमालय, फिर है महान हिमालय, फिर है लघु हिमालय और फिर है शिवालिक हिमालय। उत्तर से दक्षिण की ओर कई बार इनका अरेंजमेंट मतलब पूछ देता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बात हो रही है किससे, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये पहले सबसे आ जाएगा शिवालिक, फिर आएगा लघु, फिर आ जाएगा महान हिमालय। और यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण की ओर हो रही थी बात, और यहाँ जो है दक्षिण से उत्तर की ओर हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ये आ गया शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय आ गया, क्योंकि ट्रांस दिया नहीं। ट्रांस अगर दिया होता तो इसके बाद में ये ट्रांस हिमालय भी आ जाता। और यहाँ पर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है, तो इसलिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर सबसे बाद में शिवालिक हिमालय। तो ये चीज़ याद रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वो है कौन, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधोलिखित उच्चवच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर इनका जो है दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंजमेंट यहाँ पर इनका इस प्रकार होगा। सबसे पहले आएगी धौलाधर श्रेणी, फिर उसके बाद आएगी जास्कर, फिर आएगी लद्दाख और सबसे बाद में आएगी काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है तो लघु एवं मध्य हिमालय की श्रेणी में स्थित है। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। बात हो रही उत्तर दिशा वाली। उत्तर दिशा में जो है तो वो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर है लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर है काराकोरम पर्वत श्रेणी। बात हो रही है उत्तर दिशा की ओर, मतलब किसके बात हो रही है, कहाँ पर, यहाँ से लेकर के इस प्रकार बात हो रही है। यहाँ पर मतलब कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर हो रही है। दक्षिण से उत्तर की ओर बात यहाँ पर की जा रही है, केवल उत्तर की नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में। और यहाँ पर उत्तर दिशा की क्रम की ओर, यहाँ पर केवल जो है ये क्वेश्चन में ये देख रहे थे तो ये केवल जो है यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर की पूछी जा रही है। यहाँ की ही, यहाँ से मतलब उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो उसमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर सबसे बाद में कौन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये अरेंजमेंट मतलब बहुत पूछे जाते हैं कि ये दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, तो ये जरूर याद रखेंगे। सबसे पहले आएगा कंचनजंगा, फिर आएगा एवरेस्ट, फिर आएगी अन्नपूर्णा और फिर आएगा कौन, धौलागिरी। नेक्स्ट यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है। बात हो रही उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम है कौन सी, पटकोई श्रेणियाँ। सबसे नवीनतम है पटकोई श्रेणियाँ। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन।
पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ। ये सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है और जो सबसे नवीनतम है तो वो पर्वत कौन सी पटकोई श्रेणियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है जो है त्रिपुरा, बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी जो है पटकाई जो है श्रेणियां हैं इनसे संलग्न है। पटकाई पहाड़ियां जो है तो असम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम में और नागालैंड से संबंधित में है। मतलब कहाँ पर जो ये मतलब इधर वाला जो ये एरिया है तो ये यहाँ पर है मतलब पटकाई श्रेणियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं। नेक्स्ट है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है तो ये कहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी अटल टनल से संबंधित। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। किसका? अटल टनल का। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, करेक्ट है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। किसको? यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। इसको हम अभी बिल्कुल मतलब इसको यहाँ पर ये सारे ही चारों स्टेटमेंट ही दिए हैं, इसलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। जो अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है कितनी? 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल पार करती है किसकी? ये पश्चिमी पीर पंजाल को, सॉरी यहाँ पर ये किसको? पूर्वी पीर पंजाल को मतलब पार करती है, ना कि पश्चिमी पीर पंजाल को। अटल टनल जो है तो ये किसको? पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। नेक्स्ट यहाँ पर किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी की स्थिति है कहाँ पर? बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल में। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है। अक्साई चिन्ह का भाग है जो है वो है कौन? लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है तो ये अक्साई चिन्ह का भाग है। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। अक्साई चिन्ह की अवस्थित भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में जो सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर जो है वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र बना है और लद्दाख पठार जो है तो ये अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछी जा रही है, क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई जो है कितनी होगी? 8,850 मीटर। ये मतलब ये मीटर ASL होगी। और यहाँ पर ये जो है मतलब ये ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी? महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी? 6000 मीटर है। जबकि इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो है सागर तल से कितनी ऊंचाई है? पहले ये कितनी 8,800 मतलब 48 मीटर में थी और इसके बाद ये चीन एवं नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है इसको 8,848.86 मीटर इसको घोषित किया है। नेक्स्ट है हिमाचल का पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा? मध्य हिमालय होगा। मध्य हिमालय होगा हिमाचल का पर्यायवाची। मतलब मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी इनको जाना जाता है, सभी नाम है इसके। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भारत में हिमालय केवल जो है 5 राज्यों में नहीं फैला है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी राज्य भी जो केवल है क्या 5 राज्यों में नहीं फैला है। थर्ड स्टेटमेंट है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पुलिकट झील केवल जो है 2 राज्यों में फैली है। वो कौन कौन से राज्य हैं इसमें देख लेंगे। पुलिकट जो है पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं
जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। और जो ये भारत के प्रमुख हिमालयी क्षेत्र हैं तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। और पश्चिमी घाट जो है तो ये पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला है। इसका विस्तार कितने, 6 राज्यों में है। और पुलिकट जो है ये मतलब चिल्का लैगून है, ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में फैला है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है किसका, उत्तर प्रदेश का। सॉरी, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा जो है नहीं है। तो ये हिस्सा है उत्तर प्रदेश का नहीं है, बाकी उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल इन तीनों का हिस्सा है। बाकी उत्तर प्रदेश में जो है मतलब कि हिमाचल पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? भारत में कौन सी श्रेणी जो है नवीनतम है? तो ये कौन है, हिमालय श्रेणी है। हिमालय श्रेणी जो है सबसे नवीनतम है। वहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला और महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है कौन सी, हिमाद्री श्रेणी है। कौन सी, हिमाद्री श्रेणी। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र कहाँ पर, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट हो जाएगा। इसका कारण कह रहा है हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण सही है, इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में क्या है, ये सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और इसका अधिकांश भाग मतलब भूकंपीय क्षेत्र जो है ये है यहाँ पर, ये मतलब इसकी एक्सप्लेन जो है यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो ये सरोवरीय मैदान का है। किसका? सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट या जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटियों में इम्फाल बेसिन इसके जो है ये उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में बताना है कौन से यहाँ का पर कथन सही है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में पहला है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो है कैसी हैं? ये जीवाश्महीन है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर बताना है करेक्ट। तो दूसरा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। करेक्ट है यहाँ पर। तीसरा है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ पर इनकरेक्ट है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम या गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये कहाँ पर? कश्मीर हिमालय में। और यहीं पर खेती की जाती है किसकी? केसर या जॉफरान की खेती के लिए क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं करेवा भू आकृति हिमालय के कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट यहाँ पर, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत ये स्थित है कहाँ पर? तिब्बत में। इसकी स्थिति है कहाँ पर? तिब्बत में। नेक्स्ट और जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है जो वो है कौन? जोओ
और लहोत्से, जो ये कहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। चोए या जो कि लहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई एवं ये सिरुमाली जो है तो दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण भारत की पर्वत है, कौन सी, अन्नामलाई और सिरुमाली। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये जियोग्राफी घटनाचक्र पूर्वावलोकन की मतलब क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के साथ में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।